हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है भाई। नाम है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों की सर ये शिकायत रहती है, सर ये इक्वेशन ना समझ में नहीं आती, इसका डेरिवेशन कैसे होता है ये समझ में नहीं आता। चलिए आज हम ट्राई करते हैं समझ में आता है कि नहीं आता। ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन है, आसान है, बस थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना जितना आपके पास है। इससे ज्यादा आपको नहीं करना, जितना है उतने में काम हो जाएगा। भाई अपने को पढ़ना है माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है। अच्छा एक बात, ये हम पढ़ कहाँ रहे भाई, ये आपको बता दिया जाए अगर आपको नहीं पता है तो। भाई हम यूज कर रहे हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री को, और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमारे पास दो बुक हैं, आपको पता है। जो पार्ट सेकंड है उसका नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। भाई उसकी यूनिट सेकंड है ना, उसका नाम है कैटालिसिस। उसके अब तक भाई हमारे पास 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है ना भाई, वो है लेक्चर नंबर 8। आज का अपने पास लेक्चर है 8, मतलब सर इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने कैटालिसिस के 7 लेक्चर्स देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे तो आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड कोई अदर यूनिट भी पढ़नी है तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जा सकते हो। और नोट्स की अगर आपको जरूरत है, आप चाहते हो भाई पढ़ते पढ़ते सर हम नोट्स बना नहीं पाते, या किसी ऐसी कंडीशन में देखते हैं यहाँ पर नोट्स बना नहीं पाते, तो फिर आप एक काम कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है अपना जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वहां जाएंगे, क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और वहां पर मैंने सभी यूनिट्स के जो पीडीएफ लेक्चर्स हैं अपने, इनका पीडीएफ बनाकर मैंने उधर डाल दिया, तो आप वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए भाई अपना काम क्या है, कैटालिसिस में हमने अब तक क्या पढ़ा है भाई। हमने अब तक पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, कैटालिसिस के टाइप पढ़ चुके हैं, प्रमोटर क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सब खत्म कर चुके हैं। सर कैटालिस्ट कैसे काम करता है उसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं, डीएक्टिवेट क्यों होता है, उसको रीजनरेट कैसे कर सकते हैं, ये सब भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भाई फेज ट्रांसफर कैटालिसिस ये भी पढ़ चुके हैं। सर आज का टॉपिक अपने पास क्या है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन एंड टर्नओवर नंबर। तो पहले हम पढ़ेंगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टर्नओवर नंबर। ओके सर, आज का अपना काम है माइकलिस मेंटन इक्वेशन को पढ़ना। चलिए भी पहुंचते हैं अपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन पर। किधर है, यहां पर। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। सर क्या होती, जरा इसके बारे में थोड़ी सी कहानी जानते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। माइकलिस मेंटन इक्वेशन एक्चुअल में किस रिगार्डिंग बात करती है, कहां पढ़ाई जाती है भाई। जहां पर आपको कैटालिसिस का टॉपिक मिलेगा ना, वहां आप इसको पढ़ोगे। जहां केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक मिलता है वहां पर भी आप इस चीज को पढ़ते हो। जहां पर एंजाइम से रिगार्डिंग बात हो रही है वहां पर भी आप इस चीज को पढ़ते हो। कुल मिलाकर अच्छा एक टर्म आता है एंजाइम। क्या होता है एंजाइम का, अगर आपने नाम सुना हो, आपने सुना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो फिर आज सुन लीजिए भाई क्या होता है एंजाइम। भाई हमको पता होता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन मेरे को करानी है, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं सर, कैटालिसिस है ना। तो कैटालिसिस में क्या पढ़ा था, कैटालिस्ट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा सब्सटेंस जो उस रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा दे या फिर उसको कम कर दे। भाई ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा सकता है या फिर क्या कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता सर, उसी को बोलते हैं कैटालिस्ट। अगर कोई भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहा है तो सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, कैटालिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर वो रिएक्शन जो हो रही है वो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हो, हमारी बॉडी के अंदर हो रही हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर हो रही है, पशुओं की बॉडी के अंदर हो रही हो, प्लांट्स की बॉडी के अंदर हो, कहने का मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीव जंतु जितने भी है, अगर उनकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को बोला जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया भी, है ना। बायोलॉजी मतलब लिविंग विंग्स का मतलब हो गया, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब है लिविंग विंग्स के अंदर होने वाली रिएक्शंस। अगर वहां पर कोई कैटालिस्ट हमारा यूज होता है सर, उस कैटालिस्ट को हम बोलते हैं बायो कैटालिस्ट, या फिर उसका दूसरा नाम होता है एंजाइम्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए काम करते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज एंजाइम, हम बोलेंगे द सब्सटेंस, द substance that catalyzed
that catalyze the biochemical reaction. Biochemical reaction. भाई ऐसा सब्सटेंस जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है इज नोन एज बायोकैटलिस्ट. सर इसी को हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट. इतनी बात क्लियर है भाई, इसमें कोई समस्या नहीं है. हमसे कहा जाता है सर बायोकैटलिस्ट क्या है, हमने कहा सर किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है, जो रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, उसे हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं. और सर इसी का दूसरा नाम और फेमस नाम होता है दैट इज एंजाइम्स. इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम भी कहते हैं. इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर, क्यों बता रहे हो एंजाइम के बारे में, हमारा तो टॉपिक ही नहीं था. भाई है, टॉपिक है, क्योंकि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन हम एंजाइम के टर्म्स में ही तो पढ़ते हैं. एक्चुअल में माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में क्या पढ़ा जाता है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें एंजाइम हमारा वर्क कर रहा है, तो वो एंजाइम डालने पर उस रिएक्शन की जो स्पीड है, उसका जो रेट है, उसकी जो वेलोसिटी है, और जो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों के बीच ना रिलेशन बताता है. ये जो इक्वेशन है क्या बताते हैं, रिलेशन. लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं. चलो आप हम बोल सकते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन. भाई ये क्या बताता है कि रिलेशन बताता है बिटवीन मतलब किसके बीच में, द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन which is catalyzed by an enzyme. And the concentration of substrate and the concentration of substrate. ओके बस भाई इतना ही. इस लाइन को और समझ लो, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. थ्योरी की जितनी हमें जरूरत होती है उतनी हम लिख लेते हैं. भाई इतने की जरूरत है, बस लिख लिया, इसके अलावा कोई थ्योरी की जरूरत नहीं. अब हम करेंगे इतना डेरिवेशन. सर इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब हमने वही बताया. अगर मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, बायोकेमिकल रिएक्शन में कोई सबस्ट्रेट है जो रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसमें एंजाइम डालने के बाद उस रिएक्शन की स्पीड और उस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन. समझ में आएगा? ठीक है, नहीं आया तो इधर देख ली. अब ऐसा समझने की कोशिश करता है. सर मेरे पास ना, मैं काम करता हूं, क्या काम करता हूं सर, मेरे पास एक इक्वेशन बना लेते हैं, उसी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करना है. मेरे पास एक एंजाइम है, ये है एक एंजाइम जिसको मैं ई से दिखा रहा हूं, प्लस ये रिएक्शन करेगा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद भाई हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने थ्योरी ऑफ कैटालिसिस पढ़ा था. वहां पर हमने जाना था कि एंजाइम सबस्ट्रेट जब रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. कुल मिलाकर यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेंगे और मिलने के बाद बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अच्छा, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, ये वापस से टूटकर एंजाइम और सबस्ट्रेट भी बना सकता है. ये रिएक्शन दोनों तरफ होती है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन. साथ ही साथ हो सकता है ये आगे रिएक्शन जाती है, तो आगे जाने पर क्या होगा भाई, अगर ये रिएक्शन आगे जाती है अपनी, तो यहां से एंजाइम अलग निकल जाएगा और जो सबस्ट्रेट है वो आपका चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में. सर इसमें तो कोई समस्या है नहीं, ये हम पहले भी जान चुके थे, पहले से हमें पता चल रहा है, थ्योरी ऑफ बेसिस में पढ़ा, सॉरी थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस में पढ़ा था. ये सर एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो इनके जो रिएक्शन की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई इनका रेट कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा. सर इसके रेट कांस्टेंट को ना मैं मान लेता हूँ K1, अपनी तरफ से लिया भाई मैंने. अच्छा, ये रिएक्शन वापस भी हो रही है, तो इसके रेट कांस्टेंट को मैंने K-1 मान लिया. जो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है उसके लिए मैंने रेट कांस्टेंट माना है K1, और जो रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है उसके लिए मैंने मान लिया K-1. ठीक है सर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, बिल्कुल बन गया. अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट और एंजाइम बनता है. इसके लिए भी कोई ना कोई रेट कांस्टेंट होगा, उसको मैंने मान लिया K2. भाई इसमें तो कोई समस्या है नहीं है, सर एक बात याद रखना. क्या याद रखना, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है ना, इक्विलिब्रियम में ये एक्चुअली ये रिएक्शन फास्ट होती है. क्या होती है,
काफी फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट स्टेप होती है, और जो इक्विलिब्रियम में नहीं होती वो स्लो स्टेप होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये रिएक्शन इससे ये बनना, इससे ये बनना, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, इससे ये बनना थोड़ी क्या होती है, स्लो रिएक्शन। नाउ आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है ना तो भाई लिख लेना इसको। क्या लिख लेना कि ये ई मतलब क्या है, एंजाइम है, कि हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। एस मतलब सबस्ट्रेट है कोई भी जो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ई एस क्या है भाई, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। और ई एंजाइम हो गया, पी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या बताना है सर, हमें रेट निकालना ना, रेट, बिल्कुल। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्या कहा था भाई रेट लॉ ने, रेट लॉ कहता है भाई जो किसी भी रिएक्शन का रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। अब प्रोडक्ट बनना भैया, तो प्रोडक्ट इन पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। एक्चुअली ये रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती है, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, तो डिपेंड करेगा हमारा किस पर, इस पर। अच्छा हाँ, एक और चीज सुन लो, रेट में अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, वो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो डायरेक्टली आप रिएक्टेंट को ले लो। अगर वो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जैसे पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, तो वहां पर हमें डिसाइड करना होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो भैया उसको ना एक नोट करके लिख लेना कि जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये होता है हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप है वही हमारे पास क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट वही बताएगा जो स्लो होगी रिएक्शन। फास्ट वाला रेट को बता ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट बनाना है ना, बिल्कुल। तो कौन बनाएगा, प्रोडक्ट बनना किस पर डिपेंड करेगा, जो रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो। तो कुल मिलाकर कहने का ये, रेट किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। और रेट हम पहले स्टेप से निकालेंगे या दूसरे से, तो हम कहेंगे सर दूसरे से। क्यों, क्योंकि दूसरा हमारा स्लो स्टेप है, ठीक है। तो यहां से हम कर देंगे रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ES के, क्योंकि इसके लिए तो रिएक्टेंट यही है ना, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये है, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये है, ठीक है ना। ओके, तो सर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए E के। और हमको पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लेके आएंगे। सर कांस्टेंट क्या है, इस रिएक्शन का कांस्टेंट हमने ले रखा K2, तो हम यहाँ पर ले लेंगे K2, और ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन। सर ये क्वेश्चन आ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें सब आगे करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 बना देते, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आती है सर, बहुत ही आसान हो गया। रेट कांस्टेंट है, बाकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता दो, रेट मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, मैंने तो रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डाला ही नहीं था, तो मुझे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगी भाई। ये तो खुद ही रिएक्शन में अपने आप ही बन रहा है, अपने आप बन रहा है ना, अपने आप बन रहा है। तो भाई जो चीज अपने आप बन रही है, मुझे क्या पता चल रहा कितनी बन रही है कितनी नहीं बन रही है। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई कि सर मेरे को इसकी ना कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं चल पा रही है, और कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता चल पा रही है, तो सर मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अगर इसकी पता करनी है तो हम रेट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, रेट निकाल। चले एक काम करते हैं, ES के मतलब जो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसका रेट निकालते हैं। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होती है सर हमने, क्या पढ़ी होती है हमने, केमिकल काइनेटिक्स, उसके अकॉर्डिंग रेट निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे रेट। एक काम करता हूँ, इस रिएक्शन को ना वापस उधर ही लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन को मैं वापस उधर ही लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये इक्वेशन हो गया ना। यहां से हम निकालेंगे, देखिए किसके लिए, इसके लिए रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालते भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES डिवाइड बाई dt। भाई यही तो होता है, किसी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज बट टाइम में चेंज, यही हमारे पास रेट होता है। इसका रेट निकालेंगे। तो प्रॉब्लम क्या भाई, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये E और S से मिलकर तो बन रहा है, K2 के द्वारा आगे टूट रहा है, K-1 के द्वारा पीछे भी टूट रहा है। कुल मिलाकर इसके पास 3 स्टेप है। E और S से मिलकर बन रहा है, E और S में वापस टूट भी रहा है, और E और P में भी वापस टूट रहा है।
तो कुल मिलाकर 3 स्टेप हुए। बन कहाँ रहा है भाई, जहां पर बनता है ना उसका रेट पॉजिटिव होता है और जहां टूटता है उसका रेट नेगेटिव होता है। इतना आपको पता होगा क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स हमने पिछले पिछले साल पढ़ा था ना, हाँ बिल्कुल 3rd सेमेस्टर में था, वहां पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर हम देखें ईएस कहाँ बन रहा है, तो ईएस बन रहा है हमारा K1 वाले में, K1 वाले में बन रहा है बिल्कुल। इसके लिए रिएक्टेंट कौन है, E और S, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। ठीक है, अब भाई यहां तो बन रहा था लेकिन K-1 में खर्च भी तो हो रहा है, तो माइनस लगा देंगे K-1, और इसके लिए रिएक्टेंट कौन है, ES ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर K2 में भी खत्म हो रहा है सर, माइनस K2, और इसके लिए भी रिएक्टेंट कौन होगा, ES होगा। सर ये तो रेट हो गया, ठीक। अब क्या करना होता है, इसके आगे अगर हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है तो यहां पर हमें लेना होता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब किस चीज का अप्रोक्सीमेशन लेना होगा, वो अप्रोक्सीमेशन का नाम है SSA, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग SSA। SSA का मतलब होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अगर भाई आपको नहीं पता तो आप इसको नोट करके लिख लेना कि जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है ये कहाँ यूज होता है हमारा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यानी SSA हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे पास शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होती है। शॉर्ट लिविंग स्पीसीज का मतलब कोई भी चीज थोड़ी देर के लिए जिंदा रह रही है। मतलब क्या है भाई, ये इसके पास ये जैसे एंजाइम डाला, सबस्ट्रेट डाला, तुरंत इसने ये बनाया, अब इसके पास क्या, ये बना थोड़ी रहेगा, ये या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। कुल मिलाकर बन रहा है, खर्च हो रहा है, बन रहा है, खर्च हो रहा है, बन रहा है, खर्च हो रहा है। क्या मतलब है सर, ये जीवित रह ही नहीं पा रहा, थोड़ी देर में बनता है, थोड़ी देर में चला जाता है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, SSA कहता है जब वो बन ही नहीं रहा, ठहर ही नहीं पा रहा है, तो इसका रेट तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल। तो उस केस में हम उसके रेट को क्या कर देते हैं भाई, इसके रेट को कर देते हैं 0 SSA के अकॉर्डिंग, और ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, K1ES ओके, माइनस K-1 ES ओके, माइनस K2ES। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसा वैसा उतार ले। अब भाई ये वैल्यू माइनस की है ना, बिल्कुल, ये वैल्यू प्लस की है ना, माइनस वाले को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ले आओ भैया, ले आओ K-1 ES, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये भी माइनस के इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, क्या हो जाएगा K2, और यहाँ हो जाएगा ES। कोनो समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बराबर। ये वैल्यू इधर बराबर की इधर रहेगी तो प्लस की प्लस में रहेगी, तो ये रहेगी अपने पास K1E, और यहां पर आ जाना है S। आई होप क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और, वो क्या भी, वो हम इधर करते हैं साइड में, थोड़ा सा इस साइड में करते हैं। देखिए ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम क्या भाई, यहां पर जो एंजाइम कितना बचा हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। अब वही प्रॉब्लम हमारे पास फिर आती है, सर कितना बचा है हमें कैसे पता चलेगा, कितना बचा है हमें कैसे पता चले। हमने मान लीजिए हमने लिए 10 ग्राम, क्या ले रखा है, एंजाइम ले रखा है। अब उस 10 ग्राम में से अब जब रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो ES बनाएगा ना। 2 ग्राम बना सकता है तो 8 ग्राम बचेगा, 3 ग्राम बना लिया तो 7 ग्राम बचेगा। कुल मिलाकर क्या है, कुल मिलाकर ये है कि मुझे यहां पर कितना बच रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि शुरुआत में कितना था। तो मैं एक काम कर सकता हूं, शुरुआत में जो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं E0 मान लेता हूं। कितना है, E0। शुरुआत की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो E0 है, और वो E0 किसके बराबर होगी, यहां पर जितना एंजाइम बचा है वो, और जितना एंजाइम इसको बनाने में यूज हो गया है वो। अगर मैं इस एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन और इस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को ऐड कर दूं तो मेरे को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। इनिशियल का मतलब क्या है, शुरुआती, प्रारंभिक। अब यहां से मेरे को E की जरूरत पड़ रही है तो यहां से E निकाल लूंगा मैं। E बराबर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा E0 माइनस ES। E बराबर E0 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सर यहां से मेरे को ना E की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस E की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा, ठीक है। यहां पुट करूंगा तो क्या बन जाना, देखिए अब सर एक काम करो, इधर भी ES है, बिल्कुल है, इधर भी ES है, बिल्कुल है, कॉमन ले सकते हैं, ले लो। क्या हो जाएगा K-1 प्लस K2,
और यहां से कॉमन आ जाएगा अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। ओके, बिल्कुल, इज इक्वल टू यहां पर है K1। अच्छा, ई की जगह क्या आएगा सर? E नॉट माइनस ES आ जाएगा। ये आ गया E नॉट माइनस ES, फिर क्या हो जाएगा इंटू S। यही हो जाना बिल्कुल। अब हम आगे करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाना भाई, ये हो जाएगा अपने पास, ये तो चलो ठीक है, K-1 प्लस K2 इंटू ES, इसको जैसा है वैसा का वैसा लिखो, इसको जैसा है वैसा का वैसा लिखो, इज इक्वल टू, अब यहां से इस K1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा K1 इंटू E नॉट इंटू S, फिर ये माइनस आएगा, फिर क्या आएगा K1 इंटू ES इंटू S। यही तो हो जाना है, बिल्कुल हो जाना है। अब इसके आगे क्या होगा भाई, इसके आगे हम एक काम करते हैं, इसको वापस से कॉपी करते हैं और इसको नेक्स्ट लेके जाते हैं। यहां तक हो गया भाई अपना डेरिवेशन, बिल्कुल यहां तक कर लिया ना। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसके आगे कैसे करना देखिए, अब इसके आगे ऐसे करना है भाई, मेरे को इधर ES दिख रहा था, बिल्कुल इधर भी ES दिख रहा है ना, तो ES वाले टर्म को वापस से इधर ले आओ ताकि ES सब एक जगह हो जाए। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां करेंगे, ये हो जाएगा K-1 प्लस K2, यहां पर क्या था ES, ठीक है, ये वैल्यू माइनस की इधर आ किसकी हो जाएगी प्लस की, प्लस K1 ES S इज इक्वल टू K1 E नॉट और यहां पर हो जाएगा S, ठीक है ना। ओके सर, इसमें भी ES है, इसमें फिर से मैं कॉमन ले सकता हूँ ES का, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां से अगर मैं ES को कॉमन लूंगा तो यहां से क्या बचेगा K-1 प्लस यहां से क्या बचेगा K2, और जब यहां से ES कॉमन आ जाएगा तो यहां से ES निकलेगा, यहां पर क्या K1 और S प्लस K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, सर ये बचेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास बचा, और कॉमन के फॉर्म में क्या निकाला हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES हमने निकाला भाई। जब ES यहां से लिया तो यहां से K-1, यहां से K2 और यहां से K1S बचा, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद आगे क्या है, यहां पर है K1 E नॉट और यहां पर है S। ओके सर, मुझे ES की वैल्यू निकाल, क्यों निकालनी है ES, क्यों निकालनी है, यहां पर देखिए, ये जो इक्वेशन निकाली थी इसकी रिक्वायरमेंट है भैया, हम इस रेट को, ये क्या लिख दिया भाई, E कहां से आ गया, सॉरी E नहीं है पर R है, प्रोपोर्शनलिटी का सारा टाइम K2 ES था ना, जो मिसप्रिंट हो गया था, सही कर लेना भाई इसको। तो यहां से अगर हमें रेट निकालना है तो मुझे ES की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इसलिए मुझे ES की कॉन्सेंट्रेशन के लिए इतना बड़ा झमेला करना पड़ा, ये हो गया। अब यहां से मैं ES की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ, ES की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, और यहां पर क्या है K1, फिर क्या है E नॉट, फिर क्या है S डिवाइड में, इसको नीचे पहुंचा दो, क्या हो जाए K-1 प्लस K2, ठीक है ना, ऐसे कर लो, और ये प्लस K1 और यहां पर हो गया S, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो इस इक्वेशन को उठाकर रख दीजिए इक्वेशन 1 में, जो हमने कहा था, इसको लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी भाई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास ये थी सर, R बराबर K2 ES, यही था, बिल्कुल। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K2 और ES की वैल्यू क्या है, ये रही, तो ES की जगह ये रख दो तो क्या हो जाएगा K1 और उसके बाद आएगा E नॉट, यहां पर आ जाएगा S डिवाइड बाई क्या हो जाएगा K-1 प्लस K2 प्लस K1 और इंटू S, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाए। अब हम एक काम करेंगे, ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी लग रही है ना, अब इसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे जरा देखिए भाई, सिंपलीफाई इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, देखिए सिंपलीफाई इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से करेंगे, इसको पहले तो ऊपर लेके जाओ, ले गए, देखो अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। ओके ओके, देखिए करना क्या, मैं इसको ना ऊपर नीचे दोनों तरफ K1 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर मैं इसको ऊपर भी K1 से डिवाइड कर दूं, नीचे भी K1 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ऊपर से K1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर बराबर यहाँ हो जाएगा K2 K1 E नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, इसको डिवाइड कर दिया मैंने K1 से, डिवाइड में नीचे वाला लिखो एक बार, K-1 प्लस K2 डिवाइड कर दिया K1 से, प्लस K1 इंटू एस डिवाइड कर दिया मैंने K1 से। सर ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है भैया? ऐसा इसलिए किया है ताकि इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाए। K1 से K1 कैंसिल कर सकते हैं, K1 से K1 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से क्या बचेगा भैया? यहां से बचेगा R बराबर, यहां बचा K2, ये हो गया E नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S डिवाइड बाई, यहां पर क्या बचा? K-1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1। ओके, बिल्कुल डिवाइड बाई K1। फिर उसके बाद में क्या, प्लस यहां से क्या बचा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, यही बचा। ठीक है ना? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद क्या करना देखिए, इसके बाद कुछ इस तरह की कहानी आएगी भाई। ये जो K-1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 है ना, इसको अगर आप गौर से देखो तो -1 और 2 वाला ऐड हो रहा है, डिवाइड बाई हो रहा है 1 से। देखिए ये K-1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1, यानी कि जिनमें खर्च हो रहा है उनको ऐड कर रहे हैं और जिसमें बन रहा है उससे डिवाइड कर रहे हैं भाई। इसको बोला जाता है Km। क्या बोलेंगे इसको? Km, दैट इज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। मतलब ये जो अपने पास वैल्यू आई है ना, इसको एक्चुअली हम शॉर्ट में लिख देते हैं Km, और ये जो Km है दैट इज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है। अगर इसका यूज हम यहां करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा R इज इक्वल टू K2 E नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S डिवाइड बाई, इस पूरे टर्म की जगह हो जाएगा Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। दिस वन इज द एग्जैक्ट, हम बोल सकते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। दिस इज द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे भी माइकलिस। आई होप आपको ये इक्वेशन और ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर इसको निकालने के लिए और भी तरीके, मान लो K-1 और K2 लिया था मैंने और डिवाइड बाई K1 किया है ना, तो इसमें ऐसे ध्यान रखना, जिनमें ES खत्म हो रहा है ना उनको ऐड कर दो और जिनसे बन रहा है उससे डिवाइड कर दो। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, इसके अलावा हम जाते हैं फॉर मैक्सिमम रेट। एक टर्म और पढ़ते हैं इसमें, फॉर मैक्सिमम रेट। रिएक्शन का सबसे ज्यादा रेट कब होगा भाई? एक बात सोचो, अगर मेरे पास में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, मेरे पास में जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो इतना बन जाए जितना कि हमने टोटल एंजाइम ले रखा है। शुरुआत में एंजाइम कितना था? E नोट, और मैं वो पूरा का पूरा E नोट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दे, उस केस में जो आपका रेट होगा वो होगा आपका मैक्सिमम रेट, और उसको ना Vmax से दिखाते हैं। हमें पता है रेट बराबर क्या होता है, ये हमारे पास था K2 इंटू ES, यही तो था। बिल्कुल, अगर मैं ES की जगह E नोट रख दूं तो K2 E नोट हो जाएगा, तो इस केस में जो रेट है वो मैक्स हो जाएगा। इसको हम Vmax से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे भाई? Vmax से दिखाते हैं। अब एक काम करो, यहां देखो, इस इक्वेशन को भी बनाओगे। ये वाली इक्वेशन वैसे तो फाइनल है, इसको और ज्यादा मॉडिफाई करना है तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो चुकी थी शायद, ये इक्वेशन 3 है, तो हम यहां लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। इसको अगर इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या है? R इज इक्वल टू K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस S, यही है ना? बिल्कुल। अब यहां से क्या कर सकते हैं भाई? K2 E नॉट की जगह हम Vmax रख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर Vmax, फिर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S डिवाइड बाई Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। दिस इज द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, जो कि फाइनल, दिस वन इज द फाइनल माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है ना? तो अभी देख लेते हैं लेक्चर कितना बड़ा हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट आधा घंटे का हो चुका है अभी।
अब आगे हमें माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है ना, तो इसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने, क्योंकि कुछ जगह जैसे अगर मान लीजिए जहाँ थियोरेटिकल एग्जाम होता है, तो थियोरेटिकल एग्जाम में तो आपको डेरिवेशन आएगा तो सीधा सीधा करना होता है ना, और जहाँ पर मान लीजिए एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव आता है या फिर कुछ ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं कुछ, तो वहां पर ना इनसे ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, है ना, उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें जैसे एडी हॉपस्टीव ग्राफ होता है, लाइन वीवर वर्क प्लॉट होता है, माइकलिस मेंटेन कर्व होता है। तो भाई ये अगर मैं इसी लेक्चर में कराऊंगा तो मुझे लगता है लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको हम अगले लेक्चर में करते हैं ना, इस लेक्चर को यही सोचते हैं। और हाँ, अगले लेक्चर में वर्क प्लॉट भी पढ़ेंगे, जो भी अपने पास है उसको तो पढ़ेंगे, साथ के साथ जो अपना है ना लास्ट टॉपिक क्या बचा अपने पास, टर्नओवर नंबर, इस टर्नओवर नंबर को भी हम उसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। बस आपसे एक ही उम्मीद करना चाहते हैं, वो उम्मीद पर नहीं खरे उतर जाओ यार मतलब जितना हो सकता है उतना लेक्चर्स को शेयर करो भाई, लोगों तक पहुंचाओ, जिनको जरूरत है इस चीज की उन तक जोड़ो ना। चाहे देखो ये जो इक्वेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, चाहे लोअर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो या हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर ये आपके सिलेबस में है तो आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आप चाहे बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, जैम की कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।